आपातकाल की 50वीं बरसी पर इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वैचारिक आपातकाल से आजादी पाने की लड़ाई आज भी जारी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में आज भी इमरजेंसी चल रही है। जो नेता सुझाव देने लगेगा सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। संविधान की किताब दिखाने वाले बदरंग चेहरे को पहचानना होगा। सीता का हरण करने के लिए रावण साधु के भेष में आया था। देखिए एक खास रिपोर्ट। आपातकाल की विभीषिका के काले अध्याय के 50वें वर्ष में भारत के महान लोकतंत्र के संरक्षण व संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी इंदौर द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल की विभीषिका पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपातकाल की मानसिकता कई सालों से डेवलप हुई थी। 1966 में गौरक्षक बंधुओं पर गोली चलाई गई। बहुत पहले से भारत की हर व्यवस्था पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत में लोकतंत्र आपातकाल के बाद आया। आपातकाल से पहले सरकार नहीं बदलती थी, आपातकाल के बाद सरकारें बदलना शुरू हुई। वैचारिक आधार पर आज भी हमारे ऊपर विदेशी तंत्र हावी है। पीएम मोदी ने कहा, वैचारिक आधार पर स्वराज पाने की लड़ाई आज भी जारी है। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी अचानक एक जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का और इमरजेंसी लग गई। वो मानसिकता लगातार कई वर्षों से डेवलप हो रही थी। एक नहीं अनेक घटनाएं जो भारत के इतिहास में बड़ी विचित्र थी वो घटित हो रही थी। 1966 में गोरक्षक संतों पर गोली चलती है। वो तानाशाही की एक पहली दुखद और दर्दनाक अभिव्यक्ति थी। उसके उपरांत आप देखिए, देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का एक योजनाबद्ध प्रयास कांग्रेस के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ। प्रिवी पर्स खत्म किया जाता है। प्रिवी पर्स खत्म करने का उद्देश्य कोई राजे महाराजाओं के अधिकार में कटौती करना नहीं था, जन सामान्य का कल्याण करना नहीं था। उस समय तक राजे रजवाड़ों का प्रभाव था समाज में, तो जिस किसी का भी प्रभाव उसे समाप्त होकर सिर्फ मेरा प्रभाव रहना चाहिए, उस दिशा में आगे। उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। उसका भी उद्देश्य जन जन तक बैंकों को पहुंचाना नहीं था। अगर ईमानदारी से 1968 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था तो 2014 तक इस देश के केवल 20% लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े थे। नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। आज 55 करोड़ जनधन खाता धारक हैं। तो वास्तविकता में इसे कहते हैं जनहित में नेशनलाइजेशन तब हुआ। उसका भी उद्देश्य क्या था? देश के आर्थिक तंत्र पे अपना नियंत्रण। और ये हम नहीं कह रहे। कोई कहेगा कि साहब आप आरोप लगा, नहीं, इंदिरा जी की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इसे कहा था और उन्होंने इस्तीफा दिया था इस मुद्दे पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त करना, यानी अब हम किसी की भी संपत्ति को जब चाहे अधिग्रहित कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल पावर है उसको बढ़ाना है। हम ये तब मानते हैं, जैसे आपने HAL बनाया, अच्छी बात है। तमाम प्राइवेट कंपनीज इस लायक नहीं थी कि वो डिफेंस के क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी बना सके, परंतु उसका उद्देश्य भारत की इंडस्ट्रीज पर नियंत्रण करना था। और मैं क्यों बोल रहा हूं? स्कूटर से इंडिया स्कूटर बनाती थी, सरकार का काम स्कूटर बनाना था। टीवी बनाने की कंपनी सरकारी अपट्रॉन, घड़ी बनाने की कंपनी सरकारी HMT। अब आप ये बताइए, क्या स्कूटर बनाना, घड़ी बनाना और टेलीविजन सेट बनाना सरकार का काम था? नहीं, ये सारी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने का एक कदम था। स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही थी और लोगों ने उसे ध्यान नहीं दिया। फिर एक ऐसा दौर आया, भारत के इतिहास का इकलौता और विचित्र उदाहरण, जब किसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में अपनी ही पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार के खिलाफ वोटिंग देने की अपील कर दी। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के आधिकारिक उम्मीदवार थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने सांसदों से कहा, अंतरात्मा की आवाज पे वोट करो, और अपनी पार्टी के ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट को हरवा दिया। ये पार्टी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए नियंत्रण करने का विचार सिर्फ इतना ही नहीं था, मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन 1970 में बनता है JNU में।
यानी अब किस प्रकार से एक विशेष प्रकार का नियंत्रण देश की हर व्यवस्था के ऊपर होता जाना चाहिए और उसके बाद संवैधानिक संशोधनों का दौर शुरू होता है। 25वां संविधान संशोधन 1973 ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल, फिर 38वां संविधान संशोधन जिसके अनुसार और 39वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कोई याचिका न्यायपालिका स्वीकार नहीं कर सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस में आज भी इमरजेंसी चल रही है। जो नेता सुझाव देने लगेगा सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत पाक के वर्तमान में समय में पाकिस्तानी मीडिया या संसद में किस देश के नेता के बयान सुर्खियों में रहे। भारत के विपक्ष के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के बयान हाईलाइट हो रहे थे। राहुल गांधी का नाम खुद पाकिस्तान ने डोजियार में इस्तेमाल किया है। जो काम पाकिस्तान सेना ने नहीं किया वह राहुल गांधी ने उनके लिए किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए सरेंडर का इस्तेमाल किया। ये शब्द का इस्तेमाल तो पाकिस्तान की सेना ने नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि चुनाव सही काम नहीं कर रहा, चुनाव में गड़बड़ हो रहा है, तो बड़ा विचित्र तर्क है आपका। उत्तर से दक्षिण तक शुरू करिए जरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, हिमाचल में अच्छा किया, उत्तराखंड में गड़बड़ कर दिया, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में गड़बड़ किया, मगर बंगाल में बहुत अच्छा काम किया, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में सही काम किया था, 2023 में गड़बड़ कर दिया। गुजरात में लगातार गड़बड़ कर रहा है, महाराष्ट्र में 19 में सही काम किया था, 24 में गड़बड़ हो रहा है, फिर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है, और फिर कर्नाटक में अच्छा काम करता है, फिर तमिलनाडु और केरल में अच्छा काम करता है, क्या बताएं असम में गड़बड़ करने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपने क्या देश की जनता को वो समझ रखा है जो संज्ञा आपको दी गई थी, जिसे बोलना आप उचित नहीं माना जाता है, वो समझने का प्रयास मत करिए और लोकतंत्र का इस प्रकार से मजाक उड़ाने का प्रयास न करिए। और ये लोकतंत्र पर इसलिए भी हम कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र पर चुनौती तब थी, तो लोकतंत्र पर चुनौती आज भी कम नहीं है। तमाम विदेशी शक्तियां आज भारत को कमजोर करने के लिए उसी प्रकार से उद्यत हैं जैसे उस जमाने में था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया में किस देश के नेताओं के बयान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे? चीन के नेताओं के नहीं, रूस के नेताओं के नहीं, ईरान के नेताओं के नहीं, टर्की अजरबैजान के नेताओं के नहीं, सऊदी अरब के नेताओं के नहीं, भारत के विपक्ष के नेताओं। पाकिस्तानी संसद में किसको कोट किया जा रहा था? भारत के विपक्ष के नेताओं को। अरब और ईरान के नेताओं को नहीं कोट किया जा रहा था। पाकिस्तानी डिफेंस फोर्स आर्मी अपनी ब्रीफिंग में किसको यूज कर रही थी? भारत के कांग्रेस पार्टी के नेताओं। महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार हो या कर्नाटक के उनके मंत्री या मुख्यमंत्री या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और राहुल गांधी जी का तो पाकिस्तान ने अपने डोजियर में अगेंस्ट में यूज किया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी ने तो ऐसा वाक्य बोल दिया जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी नहीं बोला। उन्होंने कह दिया सरेंडर कर दिया भारत। मैं गंभीरता से और कष्ट से यह कहना चाहता हूं, यह तो बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोली, यह बात तो शहबाज शरीफ ने नहीं बोली, यह बात तो ख्वाजा आसिफ जो उनका रक्षा मंत्री है उसने नहीं बोली, अरे यह बात तो आतंकी संगठनों ने नहीं बोली, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने नहीं बोली। उनसे भी बड़ा मुहाफिज बनने का पाकिस्तान का प्रयास आज ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज देश को सतर्क रहने की जरूरत है। संविधान की किताब दिखाकर, संविधान का मुखौटा लगाकर जो बदरंग चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना है। याद रखना चाहिए, रावण जब सीता का हरण करने आया तो साधु का भेष धरकर आया था। इसलिए सबके अंदर विवेक होना चाहिए कि जो दिखा रहा है उसके पीछे क्या है। आज साधु भेष धरे रावण है, उन्हें पहचानना है। संविधान का मुखौटा लगाकर जो बदरंग चेहरा है वो दुनिया के सामने लाना है। और याद रखना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथ भी हमें शिक्षा देते हैं कि रावण जब सीता माता का हरण करने आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, वो साधु का वेश धर के आया था। तो हम सब के अंदर वो निर्क्षीर विवेक होना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि से देख सकें कि जो दिखा रहा है ये सच है या इसकी वास्तविक असलियत क्या है। यह जरूरत है।
कुल मिलाकर सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और अपने बयानों से सियासी पारा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।